हाँ जी। तो सबसे पहले इंट्रो, थोड़ा बहुत मैंने आपसे बात कर ली है, बाकी मैं अपने बारे में बताता हूँ। आई एम सी अखिलेश महेश्वरी, तो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए। और अभी फिलहाल हम जो पेपर पढ़ेंगे वो होगा पेपर नंबर कौन सा, 11, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। उसमें एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो तो रहेगा आपके कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। और जो बीडीए वाला पार्ट है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट है, वो रहेगा 20 मार्क्स का। जो 80 मार्क्स वाला है वो मुझे कवर करवाना है, एफएम, ठीक है जी। और 20 मार्क्स का जय सर पढ़ाएंगे, ठीक है जी। ओके, चलिए सर, अब इस एफएम के अंदर क्या आएगा। सबसे खतरनाक पेपर माना जाता है ये, सबसे खतरनाक पेपर माना जाता है हमारे इंटर के लेवल में, एफएम का पेपर। क्यों, इतना बदनाम क्यों है कि पेपर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, क्वेश्चंस करने में भी बहुत मजा आता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस नहीं होते। फॉर्मूलाज तो याद करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। 2 अटेम्प्ट से क्या कर रहे हैं ये लोग, पेपर ही ऐसा दे रहे हैं कि इसको बदनाम कर रखा है। 2 अटेम्प्ट से पेपर ही ऐसा देते हैं कि कहीं से भी नहीं है, ना वो सीए है, ना सीएस है, ना सीएम है, कहीं से भी नहीं। अपनी मन मर्जी से जैसा भी आता है वैसा चला रहे थे। लेकिन इस अटेम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ था। इस अटेम्प्ट में एफएम का पेपर नॉर्मल पेपर की तरह ही आया था। वो एक तो होता है फेल करने की मूड से ही किसी को पेपर देना, एक होता है नॉर्मल तरीके से भैया सामने वाले को जज करने की मूड से। तो इस बार नॉर्मल आया था, पर डरने की कोई बात नहीं थी, पूरा पेपर सही था, बच्चों ने अटेंड भी किया। हर बार क्या होता है, पिछले 2 अटेम्प्ट, ये वाला नहीं, उससे पहले 2 अटेम्प्ट में बच्चे ऐसे रोके निकलते हैं। तो मैं तो इस बार भी आया था, तो मैं एक्सपेक्टेड था, घर पे बोल के आया था कुछ नहीं, जी बच्चों को चुप करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो ऑब्वियसली ये रहता है। और लेकिन मैं आया तो बच्चे निकले तो बहुत के निकले थे, उछलते कूदते निकले थे, सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इस बार वाकई में पेपर करने लायक था। हर बार तो क्या होता है, करने लायक ही नहीं होता है वो पेपर। बस उसमें इतना सा करना होता है कि 3 घंटे आप बैठ जाओ, जितना आता है उतना लिख दो, उससे पास हो जाओ। 40 से 50 के बीच में या 55 तक की गाड़ी रहती है। वो जानबूझ के ऐसा पेपर दिया जाता था, जानबूझ के दिया जाता है। और उसमें भी 3 घंटे पहले अगर कोई उठ जाता है ना, तो समझो वो गया। वहां पे बैठ के एकदम समझ रख के प्रॉपर करना होता है। तो अपने को नेक्स्ट का पता नहीं है कि वो कैसा आएगा। तो इस बार इजी आया तो हम ये नहीं मान सकते कि अच्छा चलो अब है ना एफएम का इजी वाला ट्रेंड चालू हो गया। नहीं, हम तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे और वहां माइंडसेट वही लेके जाएंगे, भैया हमने सारा पढ़ लिया है, अब जो आए आने दो। क्लियर है वाली चीज। ओके, चलिए। तो एफएम पहले तो मैंने बता दिया कि हाँ, डरा नहीं रहा हूँ, एफएम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपके 8 पेपर में से जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं अकाउंट्स पेपर लेता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग लगता है वो है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसे ही फाइनल में भी जो 8 पेपर है उसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है एसएफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रीजन, पूरा शेयर मार्केट आता है ना, पूरा डेरिवेटिव सिखाऊंगा, फ्यूचर ऑप्शन, सारा पूरा पोर्टफोलियो वगैरह वो सारा सिखाया जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर यही होता है, इंटर में भी और फाइनल में भी। चलिए, तो 80 मार्क्स का पोर्शन है, बहुत अच्छी बात है। पहले ये सिर्फ 50 नंबर का हुआ करता था पुराने वाले सिलेबस में, और कॉस्ट इसके साथ हुआ करती थी। अब इसको 80 मार्क्स का कर दिया गया है। और 20 मार्क्स का क्या है, बिजनेस डेटा एनालिसिस है, वो प्योर थियोरी, प्योर थियोरी है। अच्छा जी, देखो अब सर एफएम में आएगा क्या क्या। पेपर नंबर कौन सा, 11, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितना मार्क्स, 80 मार्क्स के लिए अपने को इसको प्रिपेयर करना है। फाइनल में पूरा 100 मार्क्स का एसएफएम, ठीक है जी। हाँ जी, ऑनलाइन में क्या कुछ पूछ रहे हैं सर, कंपनी अकाउंट भी आप ही पढ़ाओगे ना शुभम, देखते हैं, ठीक है। हाँ, शेड्यूल बहुत टाइट है, लोगों को पता ही है मेरा कैसे रहता है, लोगों ने तो देख भी रखा है। हाँ, तो अब और ज़्यादा टाइट है, फाइनल की सीएफआर भी मैं ही लेने लग गया हूँ, है ना। तो और ज़्यादा टाइट है, तो देखते हैं, ठीक है ना, जैसा भी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पढ़ाएंगे मैं पढ़ाऊंगा, या जो भी पढ़ाएंगे अच्छा ही पढ़ाएंगे, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बाकी सपोर्ट में तो मैं हमेशा रहूंगा ही रहूंगा, हमें हर जगह। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर, इसमें आएगा क्या, सुनो, नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसे का मैनेजमेंट करना है,
ओके जी। क्या तुम करते हो कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? देते हैं घर वाले तुमको पैसा? हाँ जी। और घर वाले जब पैसा देते हैं तो उसको कहाँ यूज करना है ये तुम प्रॉपर देखते हो? दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, कभी कभी ये भी तो सोचना पड़ता है कि पैसा ले कहाँ से। कभी कभी, हाँ, पैसा ले कहाँ से ये भी तो सोचना पड़ता है, तो तुम कहाँ से लेना पसंद करते हो? जहाँ से वापस ना मांगे। ठीक है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब वो अलग अलग तरह के मैनेजमेंट है, यहाँ से कोई बंदा नहीं है कि या वापस मांग लेगा तो अपन ये देखेंगे कि यार बहुत टाइम बाद मांगे या फिर कम रेट पे मेरे को पैसा दे दे वगैरह, ये सारी चीजें देखते हो कि नहीं देखते? दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सुनो, हम कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, एफएम के अंदर एक रूल है, एफएम और फाइनल का एसएफ है, दोनों में एक रूल है कि भैया जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, उसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना, पढ़ने के टाइम। और कोई भी बच्चा, आप लोग तो फर्स्ट डे ज्वाइन कर लिए, जिनको भी उनको यही बोलो कि एफएम स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करना है। अकाउंट में तो क्या होता है, हम कभी भी ज्वाइन करके उसको कवर कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपस में कोई लिंक नहीं होता है, बट एफएम के अंदर होता है लिंक आपस में। तो बेसिक से पढ़ाता हुआ स्टार्ट करूंगा। ये जो मॉड्यूल का ऑर्डर है मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मेरा अपना ऑर्डर है जहाँ से मैं बेसिक से क्या करवाता हूँ, एडवांस की तरफ लेके जाता हूँ। तो एक प्रॉपर ऑर्डर है, इसलिए स्टार्टिंग फर्स्ट डे से जिसको भी पढ़ना है वो बीच में ज्वाइन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से ही सारी क्लासेस प्रॉपर देखेगा और कंटिन्यू टच में रहे। अच्छा, एक और क्या करना है, पूरा फॉर्मूला बेसिस पे भी है, फॉर्मूला मैं समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा भी ऑब्वियसली। तो हर फॉर्मूला समझेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला शीट तैयार करना है आपको, एक छोटी पॉकेट डायरी तैयार करनी है जिसमें फॉर्मूलाज चैप्टर एंड होने पर आपको सारे फॉर्मूलाज लिख लेने। जितनी बार उनका रिपीटेशन होगा उतनी बार वो क्या होंगे, याद होंगे। ठीक है ना, समझोगे फिर उसको बार बार पढ़ोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए, तो एक ये काम आपको करना है, और कोई भी हो उसको पहले ही बोल देना, भैया सजेस्ट कर देना कि एफएम पढ़नी हो तो फर्स्ट डे से ही पढ़ ले, ठीक है ना, लेट ना करे। बाकी कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है, एफएम के अंदर प्रॉपर, या फिर टेक्स्ट जैसे होता है, टेक्स्ट में भी लाइन से पढ़ना पड़ता है, तो वो वाला सीन है। ठीक है जी, ओके। तो सर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, अपना जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि जब भी कोई बिजनेस आपका स्टार्ट करने का दिमाग में आएगा तो सबसे पहले आप क्या सोचते, कैपिटल किया जाए, तो कैपिटल कहां से रेज कर सकते हो बोलो? सर हम इक्विटी शेयर से कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हैं, डिवेंचर्स, तो लॉन्ग टर्म डेट बोल दूं, डिवेंचर्स हो गया, लोन हो गया, बॉन्ड वगैरह हो गए, पैसा रेज किया। और आपका खुद का कमाया हुआ पैसा भी तो आपके कैपिटल में रहा है, सरप्लस है। तो अब ये चार सोर्सेज हो गए हैं, इन चारों में से कहां से पैसा, ऑब्वियसली रिजर्व एंड सरप्लस का तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इक्विटी, प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म डेट, इनमें से कहां से पैसा रेज किया जाए? क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं होता। हाँ जी, देखो, सीधी सी बात है, ऐसा वहां से रेज करना जहां पे हमारा ईपीएस हाईएस्ट हो। सर ईपीएस क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर, जहां हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम लगे और हमारा अर्निंग्स अपने आप, ऑब्वियसली कॉस्ट कम लगेगा तो हमारा अर्निंग्स अपने आप ज्यादा हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम हो, हम पैसा वहीं से रेज, तो चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट हो। तो हमारा मोटिव क्या रहेगा इस चैप्टर में, हम क्या कैलकुलेशन, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ईपीएस की कैलकुलेशन, कि आखिर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे, फिर उसको इस क्वेश्चन में पुट करेंगे कि अच्छा अल्टरनेटिव अलग अलग, इक्विटी प्लस डेट का अल्टरनेटिव हो गया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का अल्टरनेटिव हो गया, प्रेफरेंस प्लस डेट का क्वेश्चन बता देगा हर अल्टरनेटिव में कहाँ पे हमारा ईपीएस कितना कितना आ रहा है, जहां पे हमारा ईपीएस मैक्सिमम आएगा कैपिटल रेज करें। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो फर्स्ट में ये ईपीएस। और क्या सीखेंगे सर इसके अंदर, और टॉपिक के नाम बता रहा हूं बस यहाँ पे अभी आपको। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस ये क्या है सर? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस वो लेवल होता है जहां से आप किसी अल्टरनेटिव पैसा रेज कर लो, आपका ईपीएस क्या रहेगा, सेम रहेगा। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, ईबीआईटी का वो लेवल होता है। ईबीआईटी क्या होता है सर? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी का वो लेवल जहां पर ईपीएस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, चाहे अल्टरनेटिव से पैसा रेज। ठीक है जी, तो इसमें ये कवर होगा।
चलिए सर, पैसा तो रेज कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? सर पैसा रेज करने के बाद अब हम जानना चाहते हैं कि उस पैसे की कॉस्ट कितनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल 10% हर ही लिया तो 10% मेरी कॉस्ट है? नो, काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कंपनी ने डिवेंचर इशू किए 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ई, इश्यूड एट कितने पे इशू किया? 120 पे, 12% इंटरेस्ट रेट, 100 रुपए फेस वैल्यू, कितने पे इशू किया? 120 रुपए पे इशू किया। ओके, तो बताइए क्या लगता है कंपनी को इसकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आ रही है? कंपनी को इसकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी परसेंटेज में? इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज में, परसेंटेज में 12%। हमने 12 ही तो पढ़ा था अकाउंट्स वगैरह के अंदर, जब 12th में कंपनी अकाउंट्स पढ़ा था तो डिवेंचर ही थे, तो 12% इंटरेस्ट रेट है, तो 12% कॉस्ट आ रही है। मेरे का नहीं, कंपनी देखेगी क्या, कंपनी को कलेक्शन कितना हुआ है? तो 20 रुपए, और कंपनी को हर साल पे कितना करना पड़ रहा है? 100 रुपए का 12% वैल्यू पे दिया जा रहा है। 100 रुपए का 12% कितना? 12 रुपए। कितने रुपए पर? 120 रुपए पर। तो कंपनी को जो कॉस्ट आ रही है वो हर साल आ रही है 12 रुपए की कलेक्शन पे, 21 के कलेक्शन। इफेक्टिव रेट कितना हुआ? 10%। अच्छा, और इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूं कुछ चीज, मैं ऐड ऑन क्या होगा? मान लीजिए ये वाला चीज तो है ही, प्लस आपको और क्या दे दे, मान लीजिए आपको बोले क्वेश्चन वाला टैक्स रेट, टैक्स रेट और दे दे 30%। अब टैक्स रेट और दे दे 30%, तो क्या अब कुछ फर्क पड़ेगा? टैक्स रेट 30%, क्या लगता है अब आपकी इफेक्टिव कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? हाँ जी, देखो मान लो इसमें क्या दे रखा है आपको, टैक्स रेट भी दे रखा है। टैक्स रेट कितना? 30%। अब लगाओ दिमाग, 48/120, ये 48 कैसे हो गया? हाँ, अच्छा टैक्स और देना पड़ेगा? नहीं, सुनो, टैक्स रेट 30% है ना, तो एफएम क्या कहेगा? एफएम ये कहेगा कि देखो जी, ईबीआईटी समझते हो? ईबीआईटी, हाँ सर, कैसे आता है? आप कॉस्टिंग में पढ़े होंगे, उसने भी फर्स्ट ग्रुप दिया है उसके लिए, उसने फर्स्ट ग्रुप नहीं दिया है उसको नॉर्मल बता रहा हूँ। सेल्स, सेल्स में से अगर लेस किया जाए क्या? वेरिएबल कॉस्ट, तो हम इसे कहते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट होता है प्रॉफिट। कौन कौन है जिन्होंने अभी तक फर्स्ट ग्रुप कभी पढ़ा ही नहीं है? एक है ना, उनको उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा, है ना, ऑनलाइन में भी वही। तो सेल्स में से कॉस्ट लेस होती तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। कॉस्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा, तो कंट्रीब्यूशन आया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट जब मैं लेस कर देता हूं, तो कॉस्टिंग में आप लोग पढ़ा करते थे प्रॉफिट, कॉस्टिंग वहीं पे खत्म हो जाती थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज प्रॉफिट। एक्चुअली उस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? एफएम कहता है भैया ये प्रॉफिट क्या है अभी तक? ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अभी तक इंटरेस्ट लेस नहीं हुआ है। कॉस्टिंग को क्या मतलब है? इंटरेस्ट, वो तो फाइनेंस कॉस्ट है ना, कॉस्टिंग तो कंसिडर करता ही नहीं है फाइनेंस कॉस्ट को। इसलिए वो जो कॉस्ट लेस हुई है वो प्रोडक्शन के लिए जो हुई थी केवल वेरिएबल कॉस्ट, और जो प्रोडक्शन के लिए फिक्स कॉस्ट लग रहा था वो लेस हुआ था। ईबीआईटी, इसके आगे की कहानी अब एफएम बताता है। ईबीआईटी में से लेस क्या किया जाता है?
इंटरेस्ट, तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस क्या कर दिया जाएगा, टैक्स, तो ये आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और लेस क्या कर दिया जाएगा, पीएटी में से अब किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर में भी पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो पीएटी में से आप क्या लेस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे दिया जाएगा, डिविडेंड, फिर जो बचेगा वो क्या होगा, हितेश, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो प्रॉफिट बचा है वो केवल और केवल किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब पहले डेट होल्डर्स को क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो, गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो, फिर जो बचेगा वो सारा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, हितेश, प्यार से हम क्या बोलते हैं इसको, हितेश, ओके, केवल हम ही बोलते हैं ना, हाँ, वरना इक्विटी अर्निंग्स भी बोला जा सकता है। अब हितेश को अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर, क्लियर है वाली चीज, पूरी ईपीएस की कैलकुलेशन, ओके। अब सुनना, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है कितने, 1000 रुपए, ईबीआईडी कितना आ रहा है, 1000 रुपए, एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ईबीआईडी कितना कमा रही है, 1000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पैसा कहां से लेकर आ रहा है, अब मैं पैसा चाहे लक्ष्य से लूं, चाहे चाहे श्रुति से लूं, हाँ ठीक है ना, वो कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, कभी कभी हाँ, चाहे विष्णु से लूं चाहे हर्ष से लूं, ठीक है ना, हाँ इनको तो याद है ना, श्रुति कहेगी हाँ मेरे ही भूले हो खाली, ओके, किसी से भी लूं, उससे क्या मेरी ईबीआईडी पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या, लो, पैसा कहां से ले रहा हूं, उससे सेल्स को क्या मतलब, उससे वेरिएबल कॉस्ट को क्या मतलब, उससे फिक्स कॉस्ट को क्या मतलब, क्योंकि मैं फाइनेंस कॉस्ट पैसा चाहे इनसे लूं इनसे लूं इनसे लूं इनसे लूं, उससे ईबीआईडी को कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो मैंने क्या किया, पहली फर्म ने इंटरेस्ट से पैसा रेज, मतलब लोन से पैसा लिया ही नहीं, खुद का पैसा लगाया, अब खुद का पैसा लगाया तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो उसका पीबीटी कितना आएगा, 1000, टैक्स रेट मान लो 30% हो, तो 1000 का 30% कितना, 300, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 700, ओके जी। यहां पे देखते हैं एक और दूसरी फर्म, मान लीजिए वो क्या कर रही है, मान लीजिए वो क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट कितने का, मान लेते हैं सर 100 रुपए का इंटरेस्ट दे रही है, उसने पैसा कहां से रेज किया, थोड़ा इक्विटी से और थोड़ा डेट से, अब 100 रुपए का इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है तो उसका पीबीटी कितना आएगा, 900 आएगा, ओके जी। टैक्स कितना देना पड़ेगा उसको, 270 का, और पीएटी कितना आ जाएगा, 630, ओके जी। अब जरा गौर से देखना, अब मैं अगर आपसे पूछूं बताइए इंटरेस्ट की आपकी कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 100 रुपए, क्या कोई और कुछ और बोलना चाहता है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई और कुछ बोलना चाहता हो, ऑनलाइन के अंदर कुछ और बोलना चाहता हो, क्या वाकई में मेरे को नेट इंटरेस्ट, मेरे लोन लेने की वजह से मेरे को 100 रुपए का बर्डन आ रहा है, या कहीं बर्डन रिलीज भी हो रहा है, हाँ हाँ करेक्ट, बिल्कुल 70 रुपए का, कैसे सर, 300 रुपए का टैक्स दे रहे थे, इंटरेस्ट क्योंकि हम पे कर रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 270, क्या टैक्स सेविंग हुई कि नहीं हुई 30 रुपए की, क्यों हुई, इंटरेस्ट की वजह से, आया ना, इंटरेस्ट की वजह से ही तो हुई है, 30 रुपए जो बचे हैं वो इंटरेस्ट की वजह से बचे, तो एक्चुअली आप क्या कहेंगे, इंटरेस्ट की जो नेट कॉस्ट आ रही है ना, इंटरेस्ट की वजह से जो नेट कॉस्ट आ रही है वो कितने रुपए आ रही है, 70 रुपए की आ रही है, क्योंकि 100 रुपए इंटरेस्ट के दे रहा हूं लेकिन गवर्नमेंट का 30 रुपए बच भी तो रहे हैं, क्यों बच रहे हैं, इंटरेस्ट पे करने के, तो इफेक्टिव कॉस्ट क्या बोलेंगे, 70 रुपए बोलेंगे, क्लियर है वाली चीज, 70, और अगर आप टोटल करके भी देखें तो इधर तो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ 300, इधर 270 और इंटरेस्ट का कितना 100, टोटल कितना 370, इधर 300 जा रहा है इधर 370 जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा गया 70 रुपए, क्लियर है वाली चीज। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट के कारण टैक्स सेविंग होता है, क्या मैं बोल सकता हूँ, कोई भी खर्चा हो, खर्चे के कारण क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स सेविंग तो होगा ही होगा ना, तो इंटरेस्ट के कारण भी टैक्स सेविंग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे, तो सर उस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मैंने कहा इस क्वेश्चन में ऐसे होगा कि
इफेक्टिव कॉस्ट की अगर आप बात करोगे, अगर आप इफेक्टिव कॉस्ट की अगर आप बात करेंगे तो इफेक्टिव कॉस्ट कैसे जाएगा? 100 रुपए पे मैं कितना पे करता हूं? 12%। इंटरेस्ट कितना हुआ? 12 रुपए। लेकिन ये 12 रुपए पे मेरे को क्या मिलेगा? टैक्स सेविंग 30% बचेगा कि नहीं बचेगा? 12 रुपए के इंटरेस्ट के कारण 12 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ सर, 12 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो 12 रुपए से जब प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो 12 रुपए पे 30% कम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल। बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर, 12 रुपए तो मेरी कॉस्ट है, लेकिन ये 12 रुपए इंटरेस्ट के कारण 30% मेरे को गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल। 12 रुपए का खर्चा, खर्चे के कारण प्रॉफिट कम हो गया, 12 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया, तो इस 12 रुपए पे 30% सेविंग होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ओके, डिवाइड बाय 120 इंटू 100। अब देखो, अब कितना आ रहा है सर? 12 रुपए का खर्चा, 3 रुपए 60 पैसे सेविंग हो गई है, डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 7%। 7%। अब तुमको एक जादू दिखाऊं? जादू, हाँ, ये पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी? 10 में से 30% हटा दो, अपने आप क्या आ जाएगा? 7%। 10% था, 30% और सेविंग हो गया, 10 में से 30% हटा दो, कितना आ गया? 7%। ये सब जादू सिखाएंगे तुमको, जादूगर की क्लास है, ठीक है। एफएम ऐसे ही समझना, और मैंने बोला ना इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बनाया गया इसको, एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। और इसको समझते हैं ना तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सबको पैसे का तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें? अपने को पैसे में ना। सीधी सी बात, अपन सीए में कर क्यों रहे हैं? पैसे के लिए। कोई भी इंसान काम क्यों करता है, भागदौड़ क्यों करता है? क्योंकि पैसा चाहिए उसको, सिंपल सी बात है। चलिए, ओके, समझ में आई वाली चीज? तो इस चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? ऐसे ही 1 बाय 1 हर सोर्स का कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लॉन्ग टर्म डेट का भी सिखाऊंगा, प्रेफरेंस का भी सिखाऊंगा, इक्विटी का भी सिखाऊंगा, इवन रिजर्व एंड सरप्लस का भी सिखाऊंगा। और फिर देखेंगे ओवरऑल कॉस्ट, जिसको बोला जाएगा डब्ल्यूएसीसी, ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डब्ल्यूएसीसी का तुम्हारे बीकॉम में भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, बीकॉम फाइनल ईयर। बीकॉम फाइनल ईयर में डब्ल्यूएसीसी का 20 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक, तो वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? मैं कहा अच्छा सर देखो, बिजनेस पैसा रेज कर लिया, कॉस्ट भी देख लिया, अब क्या करें? उस पैसे को इन्वेस्ट करना, मतलब कहीं लगाना चालू करें, तो उसके लिए आप क्या करोगे फिर? अब आप पैसे को क्या करोगे? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाओगे, तो उसके लिए चैप्टर हमारे पास कौन सा आएगा? कैपिटल बजटिंग। कौन सा आएगा? कैपिटल बजटिंग। यहां पर हमें क्या करने होंगे? लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने होंगे, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। अब लॉन्ग टर्म डिसीजन कैसे? किसी मशीन को खरीदूं या ना खरीदूं, मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? कोई प्रोजेक्ट में पैसा इन्वॉल्व करूं या ना करूं, कितना कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना कितना उस प्रोजेक्ट से वापस इनफ्लो हो रहा है, ये सारे डिसीजन इस चैप्टर में ले जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल में फिर पढ़ाया जाएगा टीम, और यहाँ जो इंटर में मैं पढ़ाऊंगा एज इट इज फाइनल में पढ़ाऊंगा, नोट्स में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है इस चैप्टर में। क्लियर है वाली चीज? सेम यहाँ और वहां के नोट्स में एकदम सेम कर रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने को लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म डिसीजन। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स आएंगे, अगर मैं आपको नाम गिनाने लगूं तो बहुत सारे हैं, जैसे पे बैक पीरियड है, ठीक है जी, पे बैक रेसिप्रोकल है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है, ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, IRR मेथड है, NPV मेथड है, PI मेथड है, और उसमें भी NPV में भी क्या है? अलग अलग, मॉडिफाइड NPV है, एडजस्टेड NPV है, इक्विवेलेंट एनुअल NPV है, पीआई के अंदर ज्यादा नहीं है, आईआरआर के अंदर मॉडिफाइड आईआरआर है। तरीके से बहुत सारे मेथड्स, डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स हैं। ये चैप्टर पूरा दिमाग वालों का चैप्टर, पूरा दिमाग वालों का, कहने का मतलब है रटने का कोई काम है ही नहीं, जिसमें दिमाग है उसको ये चैप्टर समझ में आएगा। अब देखेंगे तुमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ओके, पूरा लॉन्ग, अच्छा जैसे तुमको ये वाला मेथड तो ऑलरेडी आता है, आता है हाँ, कैसे? मैं कहा चलो फॉर एग्जांपल, कोई प्रोजेक्ट में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए, प्रोजेक्ट में तुम 5 लाख रुपए लगाए,
उस प्रोजेक्ट से तुमको हर साल कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है, एनुअल कैश इनफ्लो। हर साल कैश इनफ्लो कितना जनरेट हो रहा है? मान लो 1 लाख रुपए का हर साल कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है। लाइफ कितनी है उस प्रोजेक्ट की? लाइफ है 12 साल। मुझे एक बात बताओ, बताइए आपका पैसा लगाया हुआ पैसा कितने टाइम में रिकवर हो रहा है? 5 साल। तो पे बैक पीरियड क्या है? 5 साल। आ गया ना तुमको? बोला था तुमको, ऑलरेडी आता है। पे बैक पीरियड मतलब आपका लगाया हुआ पैसा आपको कितने टाइम में वापस रिकवर हो रहा है, मिल रहा है। तो 1-1 लाख रुपए आप हर साल कमा रहे हैं और 5 लाख ही तो रिकवर करना है अपने को, तो 5 साल में अपना पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, चलिए समझ में आई वाली चीज। ऐसे ही कुछ और मेथड्स होंगे, ठीक है ना? समझ के करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है जी। ओके सर, कैपिटल बस्टिंग के बाद और ठीक है, चलो जी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी तो डेली रूटीन के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है कि नहीं होता है? उसके लिए भी चैप्टर आएगा, कौन सा? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके सर, इसमें क्या पढ़ेंगे? चलो इसके लिए तुमको एक हल्का सा वर्किंग कैपिटल मतलब डेली रूटीन का पैसा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसके लिए मैं जो जनरली एग्जांपल देता हूं तुमको, वो देता हूं कचौरी का। पसंद है तुमको? सर्दी का मौसम और कचौरी, वाओ। चलो पसंद है तो एक काम करते हैं, आज इसके लिए वर्किंग कैपिटल अरेंज करते हैं, ठीक है ना? जो सही आंसर देगा उसको मैं अपना पार्टनर बनाऊंगा कचौरी में, खाने में नहीं, बिजनेस में, ठीक है? बिजनेस में मैं उसको अपना पार्टनर बनाऊंगा जो सही आंसर देगा। मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मैं कचौरी क्या करूंगा, बहुत बढ़िया कचौरी बनाता हूँ मैं, ठीक है ना? और मैं क्या करता हूँ, हाँ मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट है कि दिन के मैं 1000 कचौरी बेच लूंगा, ठीक है ना? दिन की 1000 कचौरी बेच लेंगे। ओके, 1000 कचौरी पर डे। हाँ जी। और जो सेलिंग प्राइस रखूंगा मैं, नहीं, बढ़िया कचौरी है मेरी, 35 रुपए से नीचे एक पैसा भी कम नहीं लूंगा, ठीक है ना? प्याज कचौरी है भैया, हाँ ठीक है, कोटा कचौरी थोड़ी है, ठीक है, प्याज कचौरी मस्त। और इसको बनाने की कॉस्ट अपनी आएगी 15 रुपए की, तो सब कुछ शामिल है, मटेरियल भी शामिल है, लेबर तो मैं ही हूँ, तो मेरा पैसा भी शामिल है, ठीक है ना? और मेरे साथ जो पार्टनर बनेगा वो भी, ठीक है ना? सबका पैसा शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है, दुकान वुकान की जरूरत नहीं है भैया, स्टॉल लगा के बेच लेंगे, ठीक है? दिमाग मत लगाना, 15 रुपए ओवरऑल कॉस्ट है पर कचौरी, ठीक है जी। साल में मैं कितने दिन कचौरी बेचूंगा? 360 दिन, 5 दिन बंद रखूंगा, क्योंकि मैंने अपनी कचौरी पे लिखा रखा है कि एक बार कचौरी खाइए, सीए सीएस सीएमए बन जाइए। तुम्हें को रिजल्ट के 2 दिन तक बंद रखनी पड़ती है दुकान, ठीक है? हाँ, जिसने भी खाई है और अगर नहीं बना तो वो आएगा, हाँ तो 2 दिन बंद वैसे रखता हूँ, एक दिन मैं घूमने जाता हूँ तो वैसे बंद रखता हूँ। 360 दिन का मैंने कचौरी का बिजनेस कर रखा है। अब एक बात बताओ, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू साल भर में कितनी हो गई? 1000 कचौरी, मेरा बिजनेस तो देखो, तुम लोग देखते रह जाओगे। 35 रुपए में बेचता हूँ, 360 दिन, कितना हुआ सेल वैल्यू? 1,26,00,000 का टर्नओवर मेरा। ओके, सही लिखा क्या मैं? ओके, और मेरी कॉस्ट है 1000 कचौरी पे 15 रुपए के हिसाब से 360 दिन, 54 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 72 लाख, और तुम लोग फालतू सीएमए कर रहे हो। साल भर में 72 लाख का प्रॉफिट, आधा आधा भी बांट लेंगे तो भी 36 लाख मिल जाएगा, और भी तो ओपन कर लेंगे फिर ब्रांचेस। हाँ बिल्कुल। तो अब बताओ, फालतू तुम सीएमए कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ, कल से कचौरी का बिजनेस चालू कर दें, सर्दियों का माहौल भी है, 1000 कचौरी बिकना, हाँ बिकना स्टार्ट हो जाएंगी। 72 लाख रुपए, 1,26,00,000। ओके शुभांकित, हाँ जी, इसीलिए तो वो एमबीए चाय वाला बना, ये तो एमबीए चाय वाला बना, तो कचौरी वाले और बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है ना? कचौरी वाले हो गए, पोहा वाला बहुत अच्छा लेवल का कमा लेता है, एक सीएस को जितना जॉब में मिलता है उतना पोहा वाला कमा लेता है,
ठीक है ना, एक सीएस को जितना जॉब में मिलता है उतना पोहा वाला कमा लेता है। फैक्ट है, आधे दिन में वो पोहा और सारा सारा पूरा बीच के चला जाता है सारा सारा। होता है कि नहीं होता? और उसके बाद शाम को वो गोलगप्पे भी लगा सकता है, आया ना? तो ऐसा होता है। तो अच्छा प्रॉफिट। अब ये मुझे ये बताओ, अपने को ये बिजनेस करना है तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल कितना नीड होगा? हाँ, कितना पैसा अपनी पॉकेट में हो कि हम इस बिजनेस को कर सकते हैं? 54 लाख। कितना पैसा अपनी पॉकेट में चाहिए कि हम इस बिजनेस को कर सकते हैं? सोच के बताना। पार्टनर वही बनेगा जो सही आंसर देगा। ये बिजनेस मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा आइडिया है। तुम लोग ने तो देखा है ना शार्क टैंक। हाँ, ये मेरा आइडिया है। तो मुझे पैसा बताइए, मेरी पॉकेट में कितना पैसा होना चाहिए कि 4.5 लाख। प्रिया, ओके। और कोई? ऐसे लुक देना पड़ता है ना उसमें, शार्क टैंक में। ठीक है, 15,000। 15,000 बिल्कुल। हाँ निशा, एंड यस आप भी। नेहा नहीं, नीलम, हाँ नए से ही नाम था, इतना तो याद है मुझे। ठीक है, ओके नीलम। हाँ, ओके। पर मंथ 4.5 लाख, ओहो हो। प्रिया, मेरी पॉकेट में मुझे सिर्फ 15,000 रुपए चाहिए और मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ और 72 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकता हूँ। सिर्फ 15,000 रुपए और कुछ नहीं चाहिए। इतने तो है ना अपनी पॉकेट में? बिल्कुल, वरना उधार ले आएंगे। ये भी ठीक है ना, 15,000 अगले दिन ही चुका देंगे। हाँ या ना? कैसे, सुनो। 1000 का चोरी, मैंने कहा 15 रुपए लगता है भाई। 1000 × 15 कितना हुआ? 15,000 ही हुआ ना। चक्कर क्या है, इतना कम पैसा क्यों लगता है? क्योंकि कचौरी का जो ऑपरेटिंग साइकिल, इस बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो बहुत कम है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? कैश को वापस कैश में कन्वर्ट कर लेना। आज मटेरियल लेकर आऊंगा, कल सुबह कचौरी बनाऊंगा और दोपहर तक बेच दूंगा सारी की सारी, या रात तक बेच दूंगा सारी की सारी। एक दिन में पैसा रिलीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे बहुत कम पैसा लग रहा है। जो प्रोजेक्ट जिसमें पैसा धीरे धीरे रिकवर होता है, बहुत टाइम लेता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इसका बहुत ज्यादा है, उसमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा होती है। लेकिन जो ऐसे बिजनेस है जिसमें एंड टू एंड पैसा बन रहा है वापस नेक्स्ट डे, 15,000 में था, अगले दिन 35,000 में बेचूंगा, 15,000 तो लौटा दूंगा कि नहीं? तो लौटा दूंगा। ठीक। तो एट ए टाइम मुझे अपनी पॉकेट में सिर्फ क्या चाहिएगा? 15,000 रुपए चाहिएगा वर्किंग कैपिटल के नाम पे। मेटेरियल भी आ जाएगा, लेबर भी लग जाएगा, सब हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज? वेरी गुड नीलम एंड निशा। सिर्फ 15,000 रुपए से अपना बिजनेस, ये सीखने को मिलेगा कौन से चैप्टर में? वर्किंग कैपिटल चैप्टर में। ठीक है जी। तो ये है कि नहीं एफएम इंटरेस्टिंग? लग रहा है क्या कि हाँ, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो इसके पांव दिखे क्या तुमको? हाँ, ओके ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और फिर चलिए जी, बिजनेस स्टार्ट हो गया है, काम धंधा चालू हो गया है, लॉन्ग टर्म डिसीजन भी ले लिया है, प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल भी इन्वॉल्व कर दिया है। अब प्रोजेक्ट से कुछ कमा लेते हैं प्रॉफिट वगैरह। अब प्रॉफिट कमाओगे तो क्या करोगे उस प्रॉफिट का? कहीं इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास चैप्टर है रिस्क एंड रिटर्न। ये भी तुमको फाइनल की झलक देगा हल्की सी। फाइनल के अंदर चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसी का स्टार्टिंग है रिस्क एंड रिटर्न में रिटर्न। अगेन वही नोट सेम जो मैं फाइनल में देता हूँ वही तुमको पढ़ाऊंगा, सेम वाली चीज। तो अपने को अपने मॉड्यूल में तो दे रखा है थोड़ा सा कम, बस नाम ले लिया और रवाना हो गए वो लोग। लेकिन अपने को तो क्या करना पड़ेगा, फिर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो रिस्क एंड रिटर्न अगेन पूरा आपको पढ़ाऊंगा मैं, पूरा फाइनल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, सेम रहेगा। यहाँ पे पढ़ लोगे तो फाइनल में भी वही नोट्स आपके सेम रहेंगे, रिस्क एंड रिटर्न। क्यों? अच्छा, कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या चीज, कोई कौन सी दो चीजों के बारे में सोचते हो? एक तो रिटर्न कितना मिल जाएगा, दूसरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है। तो ये इसके लिए आपका पूरा चैप्टर बना है रिस्क एंड रिटर्न। ओके, देखेंगे। अच्छा एक बताइए, किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना बेटर है या मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना बेटर है? मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर एक में लगाया और अगर वही डूब गया तो अपना सारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, फूट गए तो सारे फूट जाने। वैसे ही सेम, अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपने सारा पैसा एक में लगा दिया, मान लो बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो यह सारा पैसा डूब जाएगा। तो रिस्क एंड रिटर्न में अपन यही मैनेज करना सीखेंगे कि कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए। पोर्टफोलियो मतलब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें इन्वेस्ट किया जाए, और कैसे वहां पे अपनी रिस्क को रिड्यूस किया जाए और रिटर्न अपन उतना ही कमा पाए।
क्लियर है वाली चीज? ओके, फिर प्रॉफिट कमाया है तो शेयर होल्डर भी तो देखेंगे, हाँ भाई साहब थोड़ा सा डिविडेंड डिविडेंड हमको भी दे दो, हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उसके लिए चैप्टर आएगा आपके पास कौन सा? डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है। अलग अलग मॉडल है यहाँ पे, गॉर्डन मॉडल है, वॉल्टर मॉडल है, एमएम अप्रोच है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थियोरीज है, देखेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं डिविडेंड पॉलिसी। अच्छा सर, उसके अलावा और कौन से चैप्टर आएंगे? उसके अलावा मेनली वैसे यही हो गए, और लिव कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके यहाँ पर भी है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद कैश फ्लो तो पढ़ा हुआ है ना? हाँ, कब? 12th में। किसी किसी का नहीं पढ़ा हुआ होगा 12th के अंदर भी। भाई कैश फ्लो क्या बताएगा? प्रॉफिट, एक ट्रेडिंग पेनल तो क्या बताता है कितना प्रॉफिट कमाया। कैश फ्लो क्या बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ को गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैश। कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ कुछ जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट, उसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके साथ साथ बनेगा क्या? फंड फ्लो। जिसको कैश फ्लो आ गया उसको 2 दिन के अंदर अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाएगा। फिर एक चैप्टर आएगा रेशियो एनालिसिस, ये तो पढ़ा हुआ है ना? हाँ सर, मैं फिर पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। तो ये बार बार पढ़ाया जाता है आपको, 12th में भी पढ़ाया जाता है, सीएमए के अंदर पढ़ाया जाता है, बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है, बहुत बार आता है। तो ये रेशियो एनालिसिस फिर आएगा, फिर सारे फॉर्मूलाज पढ़ने होंगे, उनको याद करना होगा, लेकिन फॉर्मूलाज को समझाया जाएगा इस बार, रटना नहीं है, इस बार समझाया जाएगा। कैसे? अगर आपको एक हल्की सी मैं झलक दूं आपको, तो अभी हमने एक स्टेटमेंट बनाया था, राइट, ऊपर ये वाला, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट के अगर अगर बात करें अपन, आपने 3 फॉर्मूलाज कभी पढ़े हों। आरओआई नाम सुना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कभी नाम सुना हो। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड सुना है? नहीं सुना, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। ओके, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कुछ सुना हो? ओके, चलो कोई ना। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ये सुना है? आरओई नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं सुना, हम तो कान बंद करके बैठते थे। ओके, आरओआई, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, अब ये सुनो कैसे होंगे। हमने ये स्टेटमेंट देखा था ना, Sales minus variable cost that is contribution minus fixed cost that is EBIT, earning before interest and tax। मैंने बोला था पैसा चाहे कहीं से भी लेके आओ तो EBIT पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि आप जो EBIT कमा रहे हैं वो किस पे कमा रहे हैं? फिर जो हम EBIT कमा रहे हैं वो हम कमा रहे हैं इक्विटी पे, प्रेफरेंस पे, अपने कमाए हुए पैसे पे, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट पे। बोल सकता हूं ना? बिल्कुल, दैट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर उसमें से जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट दे दोगे, लोन प्रोवाइडर को इंटरेस्ट दे दोगे, पीबीटी गवर्नमेंट को टैक्स दे दोगे, तो अब जो पीएटी बचा है वो किसके लिए अवेलेबल है? शेयर होल्डर्स के लिए है कि नहीं है? तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा होता है। कमाया हुआ पैसा किसके हाथ, किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो ये क्या बन जाएगा? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी जब डिविडेंड दे दोगे तो क्या बचेगा? केवल इक्विटी के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये जो इतेश है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये केवल किसके लिए बच गया? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। तो इस तरीके से लिंक करते हुए रेशियोज याद किए जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आता है कि नहीं आता? ऐसे प्रॉपर समझ में आता है, रटना है ही नहीं ना यार किसी भी चीज को। अगर अपन, रेशियो है क्या? कोई भी दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन, कोई भी दो वैल्यू के बीच में रिलेशन, वो रिलेशन क्या सोच के बनाया गया है वो एक अलग बात है। क्लियर है? वही तो सीखना है कि क्या सोच के इन दोनों ने ये रिलेशन, इस रिलेशन बना के ये रेशियो फाइंड आउट करके क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, क्या समझाना चाहते हैं। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, इसीलिए बार बार पढ़ाया जाता है। अगर मैं जैसे बात करूं, करंट रेशियो नाम सुना है? हाँ, कोई कंपनी का करंट रेशियो है 2:1 और कोई का है 1:2, कौन सा वाला अच्छा है? 2:1। इतना ही बता दिया तुमने कि 2:1 बढ़िया है। यह है रेशियो की ताकत।
क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे 2 रुपए का करंट एसेट है। इसका मतलब करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट करंट एसेट है, और यहाँ पर 2 रुपए की करंट लायबिलिटी पे केवल 1 रुपए का करंट एसेट है। अगर करंट लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़े तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स को बेचना पड़ जाएगा। रेशियो की ये ताकत होती है, ये रेशियो आपको बार बार पढ़ाया जाता है। डेटा देख के आप उतना जल्दी जज नहीं कर पाते जितना रेशियो देख के आप जज कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए, और कौन सा चैप्टर सर और आएगा? 10th नंबर, लिवरेज। हालांकि मैं पहले पढ़ाऊंगा इसको, फिर भी लिवरेज लास्ट टॉपिक है ना, ओवरव्यू के अंदर बस ये लास्ट टॉपिक बता रहा हूं। लिवरेज सर, इसमें क्या होगा? लिवरेज के अंदर आप खुद आंसर करना, जो फर्स्ट ग्रुप दे चुके हैं वो तो आंसर कर ही पाएंगे, जो नहीं दे पाए वो भी दिमाग लगा के कर पाएंगे जिन्होंने कॉस्ट नहीं पढ़ी है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट, और हमने क्या बोला इसको? ईबीआईटी। एफएम में आपको सीखने मिला कि अच्छा ये प्रॉफिट, ये क्या है? ईबीआईटी। प्रॉफिट में भी कौन सा? ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल बिका, वेरिएबल कॉस्ट आ रही कितनी? 60,000, कंट्रीब्यूशन कितना? 40,000, फिक्स कॉस्ट हम रख देते हैं 30,000 की, तो ईबीआईटी कितना आएगा? 10,000 का। अब मैं अगर आपसे कहूं कि सेल्स अगर 10% से बढ़ जाता है तो बताइए प्रॉफिट कितना परसेंट से बढ़ेगा? बताइए। सेल्स अगर 10% से इंक्रीज हो जाता है तो आपका ईबीआईटी कितना परसेंट से इंक्रीज होगा? यहां पे भी आपको मिरेकल देखने को मिलेगा अगेन। %100%। कौन बोला? पीयूष। ओके। 40%। ओके लक्ष्य। बोलो। 10%। ओके निशा। 40%। ओके, दो जनों का आंसर है 40%। 10%। ओके, कृतिका 40%, कोमल 20%, ऑनलाइन में और कोई? रौनक कितना? 10%। ओके, हाँ जी, नो, हाँ जी, नो। 40%। 40% इज द राइट आंसर। कैसे? सुनो, सेल्स 10% से बढ़ा, कितना हो गया? 1,10,000। अब सेल्स बढ़ा है तो प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली बढ़ा ही होगा ना, तभी सेल्स बढ़ा है। सेलिंग प्राइस तो नहीं बोला मैं। ओके, तो सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ज्यादा आएगा। कितना आएगा फिर? 66,000 आया ना? बिल्कुल, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ जाएगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा ना। एक लेवल तक अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो आपका ईबीआईटी कितना हो गया? 14,000 हो गया, 14,000 हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया? इसका मतलब 10 से 14, 4,000 से बढ़ गया। 4,000 कितने पे? 10,000 पे। तो कितना परसेंट हो गया? हाँ जी, 4,000 से हमारा ईबीआईटी इंक्रीज हो गया ऑन 10,000, तो 40% हुआ कि नहीं हुआ? लीवरेज चैप्टर, तो सर लीवरेज का क्या रोल है? लीवरेज का ओके विधि, ये रोल है, वो आपको बताएगा क्या? कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी का कितना गुना है? 4 गुना। तो अगर सेल्स में 1% का चेंज आएगा तो ईबीआईटी में 4% का चेंज आएगा। तो अगर सेल्स 10% से बढ़ रहे हैं ना तो ईबीआईटी 40% से बढ़, मतलब कॉस्टिंग के आगे की कहानी है एफएम, देखा जाए तो कॉस्टिंग के आगे की कहानी है एफएम। कहीं कहीं ऐसा मत समझ लेना हमको कॉस्टिंग नहीं आती तो एफएम कैसे आएगी, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग में जो बताया जा रहा है उसको और हाईलाइट किया जा रहा है कि देखो वो जो आप कैलकुलेट किया करते थे ना वो और इजी फॉर्मेट है। तो 10% सेल्स में चेंज, ईबीआईटी में कितना? 40%। सर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा कि बिल्कुल, फॉर्मूला है एक्चुअली, लीवरेज का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना? 40,000, ईबीआईटी कितना? 10,000, आंसर कितना? 4 टाइम्स। इसका मतलब अगर इस लेवल से
मूव किया सेल्स, अगर जितना भी 1% इधर उधर जितना भी परसेंट, तो सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईडी में कितना परसेंट का चेंज लेके आएगा? 4% का चेंज। कम करके देख लो तो भी क्या होगा? सेल्स अगर 10% से गिरेगी तो ईबीआईडी 40% से गिर जाएगी। क्लियर है वाली चीज? ये सब सीखेंगे अपन पूरा एफएम के अंदर। ये है, मैंने पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। आप अपने व्यूज अब रख सकते हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको?